हेलो बैक बेंचर्स, क्या हाल है सभी के। होपफुली सब अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंसोलिडेशन। पहले हम पढ़ चुके हैं कंप्रेसिबिलिटी और कंप्रेशन के बारे में सब कुछ। अब हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा कंसोलिडेशन। तो देखो, हमारा कोई भी सॉइल मास होता है तो उसके अंदर हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही हमारे पास इसमें प्रेजेंट होता है कुछ वाटर या फिर एयर, या फिर हमारे पास उसके अंदर दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर या फिर एयर, दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जब एयर एक्सपेल होती है तो उसको तो क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। और जब वाटर एक्सपेल होता है उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। जब वाटर एक्सपेल होता है वेट लगाने के बाद में, तो उस एक्सपेल होने के उस डिसिपेशन की वजह से जो वॉल्यूम चेंज होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। अब देखो, कंप्रेसिबिलिटी में हम क्या करते थे, हमारे पास सॉइल ड्राई होती थी, ठीक है। दूसरी हमारे पास हम उस पर सडन लोड लगाते थे, इम्पैक्ट लोड लगाते थे, ठीक है। अब कंसोलिडेशन में क्या होता है, हमारे पास सॉइल जो होती है वो हमेशा फुल्ली सैचुरेटेड होती है। क्या होती है? फुल्ली सैचुरेटेड होती है। और जो हमारा लोड होता है वो होता है ग्रेजुअल लोड, ठीक है। अब ये जो था वो एक इंस्टेंट प्रोसेस था, और ये होता है कंसोलिडेशन जो हमारे पास होता है वो टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। तो अब देखो, हमने यहाँ पर लोड लगाया, इसके ऊपर हमने टाइम डिपेंडेंट लोड लगाया, कुछ टाइम तक, लंबे टाइम पीरियड तक हमने लोड लगाया। तो लोड लगाने के बाद हमारे पास सपोज ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सपोज इसको इस तरीके से बना लेते हैं कि हमारे पास इतने पार्टिकल में तो सॉलिड है और इतने में हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। तो जब हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो थोड़े टाइम बाद में ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि इतने पार्ट में कम होने के बाद में जो इसमें वाटर आ जाएगा और इसमें हमारे पास सॉलिड। तो ये जो हमारे पास वॉल्यूम चेंज हुआ, चेंज इन वॉल्यूम था हमारे पास, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो मेनली इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जब हमने कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा था तो उसमें मैंने इसका इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझाया हुआ है। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लिए, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है उस वीडियो से आपको यहाँ पर। तो वापस अब कंसोलिडेशन में आते हैं। तो देखो, अब ये जो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हुआ, इस वॉल्यूम चेंज को हम कहते हैं सेटलमेंट। अब ये सेटलमेंट जो होता है ये तीन टाइप का होता है। पहला होता है इमीडिएट सेटलमेंट, दूसरा होता है प्राइमरी सेटलमेंट, और तीसरा होता है सेकेंडरी सेटलमेंट। तो ये तीनों क्या होते हैं तो इनके बारे में चलिए समझते हैं। तो सेटलमेंट हमारे पास तीन टाइप का होता है। पहला होता है इमीडिएट सेटलमेंट, दूसरा होता है प्राइमरी सेटलमेंट, और तीसरा होता है सेकेंडरी सेटलमेंट करते हैं। और जो हमारे पास टोटल सेटलमेंट आ गया, इन तीनों को ऐड करने के बाद में हमारे पास टोटल सेटलमेंट हमारे पास ये आ जाएगा, टोटल इक्वल्स टू SI प्लस SP प्लस SS। तो अब देखते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं इमीडिएट सेटलमेंट क्या होता है। तो देखो, इमीडिएट सेटलमेंट जो होता है वो हमारे पास दो रीज़न होते हैं इमीडिएट सेटलमेंट होने के। पहला सेटलमेंट तो इस तरीके से होता है कि सपोज करो कि हमारे पास कोई सॉइल है जो कि फुल्ली सैचुरेटेड है, पर कभी कभी क्या होता है उसके अंदर, सॉइल के अंदर हमारे पास वॉइड्स के अंदर एयर बच जाती है। कुछ जो वॉइड्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास एयर रिमेन रह जाती है। तो अब जब हम इस पर सडन लोड लगाएंगे, जब पहला लोड लगाया हमने, ग्रेजुअल लोड लगाया, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सडन लोड हुआ। किसके लिए? जो एयर पार्टिकल्स हमारे पास, एयर वॉइड्स जो बच गए हैं उनके लिए। तो जैसे ही लोड लगेगा तो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज आ जाएगा, जब एयर एक्सपेल होगी वॉइड्स में से। तो एयर एक्सपेल जब होगी तो बचे हुए पार्टिकल्स में क्या होगा, अब वाटर बच गया तो यहाँ पे कुछ तो सेटलमेंट हुआ, कुछ तो एडजस्टमेंट हुआ, रीएडजस्टमेंट वाटर पार्टिकल्स के बीच में हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो ये जो वॉल्यूम चेंज होता है उसको हम कहते हैं इमीडिएट सेटलमेंट। अब दूसरा रीज़न जो होता है वो होता है हमारे पास लेटरल स्ट्रेन जनरेशन की वजह से। लेटरल स्ट्रेन जनरेशन क्या होता है, हमारे पास कोई भी सॉइल का, हमारे पास सॉइल मास इस तरीके से रखा हुआ है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो लोड लगाने की वजह से ये क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे सेटलमेंट होगा, ताकि एक परफेक्ट एक लोड जिस एरिया पर लगा उस एरिया की शेप में आने के लिए जो लोड लगेगा, तो ये लोड की इस हिसाब से यहाँ पर इतना सेटल हो जाएगा। तो जो इसकी शेप अलग से बाहर निकल रही थी तो वो लोड की वजह से दब जाएगी। तो यहाँ पे उन पार्टिकल्स में भी थोड़ा बहुत सेटलमेंट आएगा। तो वो कब आएगा? इंस्टेंटली आएगा, जैसे हमने लोड अप्लाई किया। तो वो टाइप का सेटलमेंट भी हमारे पास क्या कहलाता है, इमीडिएट सेटलमेंट। अब दूसरा हमारे पास आता है प्राइमरी सेटलमेंट। अब प्राइमरी सेटलमेंट हमारे पास होता है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वजह से।
ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में, पहले जो इफेक्टिव स्ट्रेस वाले वीडियो में पूरा एक्सेस पोर वाटर समझाया हुआ है, तो अगर नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये प्राइमरी सेटलमेंट होता है हमारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वजह से। अब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, हमारे जो कोई भी सॉइल होती है उसके ऊपर हम जो एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, तो एक्सटर्नल लोड की वजह से जो सॉइल के पोर्स, जो पोर्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो उनके ऊपर लगाया, उनकी वजह से लगाया हुआ प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर लगेगा तो सॉइल में जो भी वाटर वॉइड्स में जो वाटर प्रेजेंट होगा वो टाइम के साथ साथ थोड़े टाइम के बाद में एक्सपेल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्सपेल होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेल होगा तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आएगा, डेल वी। इस डेल वी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चेंज, और इसी को हम कहते हैं सेटलमेंट या फिर हम उसे कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर वाटर एक्सपेल, पोर वाटर प्रेशर की वजह से वाटर एक्सपेल हुआ, वाटर एक्सपेल की वजह से हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम चेंज आ गया, तो इस वॉल्यूम चेंज को हम कहते हैं प्राइमरी सेटलमेंट। अब देखो ये क्या होता है, थोड़ा सा टाइम डिपेंडेंट होता है, ये थोड़ा टाइम के बाद जाके लगता है, क्योंकि जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है ये लंबे टाइम तक हम लगाकर यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम चेंज आता है। सो प्राइमरी सेटलमेंट इट इज अ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस विच डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, दूसरा होता है थिकनेस ऑफ लेयर, और तीसरा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इंक्रीज्ड ऑन द सॉइल। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, हमें पता है परमेबिलिटी क्या होती है। परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि जो वाटर होता है वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच से यहाँ पर फ्लो होता है, तो उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो ये इस पर डिपेंड करता है, अगर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो वाटर जो है आसानी से यहाँ पर परमेबल होगा, और परमेबल होगा तो यहाँ पर हमारा जो सेटलमेंट है उसमें टाइम कम लगेगा। अगर ज़्यादा पास पास है तो ऑब्वियसली सेटलमेंट में टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट आता है थिकनेस ऑफ लेयर, जो हमारी सॉइल की लेयर है वो कितनी मोटी है, कितनी उसकी थिकनेस है, उस पर भी डिपेंड करेगा। पतली होगी तो ईजिली वाटर नहीं हमारे पास सेटल हो जाए, वाटर एक्सपेल होगा और सेटलमेंट हमें मिल जाएगा, और अगर बड़ी होगी मतलब जो थिकनेस ज़्यादा होगी तो सेटलमेंट में टाइम लगेगा। लास्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इंक्रीज। देखो स्ट्रेस इंक्रीज, कितने हम स्पीड से स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं, कितने ज़्यादा हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कम करेंगे तो कम सेटलमेंट होगा टाइम के हिसाब से, और अगर ज़्यादा करेंगे तो कम टाइम में हमें ज़्यादा सेटलमेंट मिल जाएगा। तो ये 3 फैक्टर थे प्राइमरी सेटलमेंट के। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी सेटलमेंट। तो सेकेंडरी सेटलमेंट में क्या होता है कि देखो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की वजह से हमारा सारा जो वाटर बचा हुआ था वो सारा निकल चुका है। अब हमारे पास सॉइल में सिर्फ सॉलिड्स बचे हुए हैं। तो इन सॉलिड्स में भी क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उनके अंदर थोड़ी उनकी रीएडजस्टमेंट चलती रहती है। तो उस रीएडजस्टमेंट की वजह से भी वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो वो रीएडजस्टमेंट की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो उस रीएडजस्टमेंट के वॉल्यूम डिक्रीज को हम कहेंगे सेकेंडरी सेटलमेंट। तो इस तरीके से हमारे तीनों सेटलमेंट फाइंड किए जा सकते हैं वॉल्यूम चेंज की वजह से कैलकुलेट करके सिंपली। तो अब हम बात करते हैं वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के बारे में। तो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन कैसे होगा? देखो वाटर एक्सपेल जो होता है वो चारों तरफ से होता है, लेकिन अगर हम वाटर को एक्सपेल सिर्फ उसके हाइट के रेस्पेक्ट में, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की रेस्पेक्ट में हम उसे सिर्फ कंसोलिडेट करें तो उसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। तो इसी यही हम करने वाले हैं, सिर्फ उसके हाइट के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर कंसोलिडेशन उसका फाइंड करने वाले हैं, उसका वॉल्यूम चेंज फाइंड करने वाले हैं। तो ये हम करते हैं ओइडोमीटर टेस्ट से। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, याद रख लेना कि जो कंसोलिडेशन किया जाता है वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन वो ओइडोमीटर टेस्ट के वजह से के द्वारा ही किया जाता है। तो अब ओइडोमीटर टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके का एक सेटअप होता है जिसमें ये तो हमारे पास यहाँ पर एक वाटर बाथ होती है जिसके अंदर वाटर फिल कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा एक पोरस स्टोन होता है, उसके ऊपर हम यहाँ पर एक कन्फाइनिंग रिंग रखते हैं। तो वो कन्फाइनिंग रिंग क्या करती है कि ये इधर से जो साइड्स होती है वहाँ से हमें वाटर को ना तो एक्सपेल होने देती है और ना ही ये वाटर को अंदर आने देती है। उसके बाद में हम वापस से एक और पोरस स्टोन रखते हैं, तो जो कि यहाँ पर इसको जिसके द्वारा हमारे यहाँ पर लोड लगने वाली, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर लोडिंग होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ पर हमारा यहाँ पर लोड लगाएंगे इसकी लोडिंग मशीन की वजह से, और फिर यहाँ पर ऊपर हमारा हम यहाँ पर डायल गेज फिट कर देते हैं जो कि हमारे यहाँ पर वॉल्यूम चेंज को नोट करने वाला है। हाइट जितनी भी चेंज होगी वो हमें यहाँ से पता चल जाएगी। तो इस तरीके से जब हम हाइट लगाएंगे तो ये धीरे धीरे चलता जाएगा। पहली जो लोडिंग लगाते हैं, पहली रीडिंग जो यहाँ पर हम नोट करते हैं वो रीडिंग हम नोट करते हैं 24 आवर्स के बाद में। ठीक है, अब दूसरी रीडिंग जो नोट करेंगे वो 48 आवर्स के बाद में।
इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू रीडिंग लेते जाएंगे और इन दी एंड हमारा जो है कैलकुलेशन करके हमारा डिफरेंस फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम का। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर जो सोइल सैंपल था उसमें वाटर और सॉलिड प्रेजेंट था। लोडिंग लगने के बाद में जो 24 आवर्स के बाद में हमने रीडिंग ली उससे हमारा सपोज करो डेल वी यहाँ पर हमारा चेंज हो गया वॉल्यूम में, और ये हमारा बाकी सैंपल रिड्यूस होने के बाद में यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब देखो अगर हमें जो हमारा स्टार्टिंग में जब हमने वॉइड रेशो वगैरह के रिलेशन निकाले थे तो वहाँ से हमारे पास एक रिलेशन ये आता है कि डेल वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट वी नॉट। तो ये जो वी नॉट और ई नॉट जो है ये हमारे पास आता है इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल वॉइड रेशो, और ये चेंज इन वॉल्यूम और ये है चेंज इन वॉइड रेशो। तो वॉल्यूम को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो हाइट अगर यहाँ पे वॉल्यूम चेंज है तो चेंज यहाँ पर किस में हो रहा है, सिर्फ हाइट में, तो इसको इस रिलेशन को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एरिया इंटू चेंज इन हाइट अपॉन एरिया इंटू हाइट नॉट, जो इनिशियल हाइट थी हमारे पास, इक्वल्स टू, अब जो वॉइड रेशो है वो तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, 1 प्लस ई नोट। तो एरिया से एरिया क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन बच निकल के आ जाएगा डेल एच अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। तो इस फॉर्मूला से हमारे पास, इस टेस्ट से हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आता है। इस फॉर्मूला से हम यहाँ पर जो हाइट चेंज है वन डायमेंशन के अंदर जो भी हमारा वॉइड रेशो चेंज, जो भी हमारा सेटलमेंट हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वो उसकी वैल्यू, हम हाइट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और कितना वॉइड रेशो है सारी चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो अब जो ये हमारे पास वॉइडोमीटर टेस्ट था इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट होता है, यहाँ पर एक ग्राफ निकल के आता है लॉग सिग्मा और वॉइड रेशो के बीच में, मतलब जो हमारा जो स्ट्रेस लगाता है सॉइल के ऊपर और जो वॉइड रेशो है उन दोनों के बीच में हमारे पास यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होकर आता है। तो अब ये जो यहाँ पर एक डॉट डॉट सी लाइन दिख रही है ये आता है हमारा सिग्मा बार, मतलब जो प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस होता है, जो पहले ही इफेक्टिव स्ट्रेस, सिग्मा बार हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, जो पहले, इसका मतलब ये है कि जो पहले इनिशियली हमारे पास ऑलरेडी जो इफेक्टिव स्ट्रेस लग चुका है तो उसको हम कहेंगे सिग्मा बार। अब देखो हम जैसे जैसे अब यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर वॉइड रेशियो की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर एक पॉइंट के बाद में आने के बाद में अगर हम इसे वापस से इंक्रीज करें, अब देखो ये वापस से इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, तो इंक्रीज होगा तो वॉइड रेशो, जो वॉइड रेशो है वो वापस से इंक्रीज तो होगा, पर ये सेम टू सेम इस जो ये वाला हमारे पास ग्राफ आया है इसके इक्वल नहीं होगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये वॉइड हमारे पास वापस जनरेट हो रहे हैं तो वो इस तरीके से तो नहीं हो रहे जैसे स्टार्टिंग में इनिशियली हमारे पास वॉइड से उससे तो कम ही वापस से जनरेट हुए हैं। तो अब ये कंडीशन जो आती है इसको कहते हैं हम अनलोडिंग की कंडीशन, इसको कहते हैं हम अनलोडिंग की कंडीशन। और जो ये ग्राफ है तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, ये जो ग्राफ होता है, ये जो लाइन होती है ये स्ट्रेट लाइन होती है किसके लिए, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए। किसके लिए, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ये लाइन स्ट्रेट होती है। और जब अनलोडिंग की कंडीशन आती है तो यहाँ से जब वॉइड रेशो इंक्रीज होता है तो उसके बाद में हम जैसे आगे हम जहाँ पर वापस से स्ट्रेच बढ़ाने लगेंगे तो वॉइड रेशो हमारा डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो अब देखो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होती है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होती है, तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं। तो देखो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल जो होती है जिसको एनसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड में सॉइल में क्या होता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग इफेक्टिव स्ट्रेस है सिग्मा बार वो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस जो भी सॉइल ने एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके इक्वल में होता है। मतलब अगर मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग इफेक्टिव स्ट्रेस हुआ तो हमारी सॉइल कौन सी होगी, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। ठीक है, अब एक रेशियो हमारे पास आता है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का। ठीक है, अब ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OCR से। ये हमारे पास रेशियो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन सिग्मा बार का OCR रेशियो होता है। तो OCR इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन एग्जिस्टिंग स्ट्रेस हो जाएगा, एग्जिस्टिंग इफेक्टिव स्ट्रेस। तो अगर इन दोनों को एक दूसरे के अपॉन में रखेंगे तो इसकी OCR की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो प्री कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए OCR की वैल्यू 1 होती है और सिग्मा बार होता है मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर। नेक्स्ट हमारी आती है दूसरी जो आती है वो आती है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, जिसको हम कहते हैं
OC सॉइल। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में क्या होता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग इफेक्टिव स्ट्रेस है वो ज़्यादा होता है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस से ज़्यादा एग्जिस्टिंग इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। तो अगर मैक्सिमम स्ट्रेस से ज़्यादा होगा अगर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, एग्जिस्टिंग इफेक्टिव स्ट्रेस, तो हमारे पास OCR की जो वैल्यू है, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल और ये हो गई हमारे पास ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ यही बनेगा, सिग्मा बार इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस, और इसमें अगर पूछे तो सिग्मा बार ग्रेटर देन मैक्सिमम स्ट्रेस, और या फिर OCR की वैल्यू पूछ सकता है, इसके लिए इक्वल टू 1 और इसकी ग्रेटर देन 1 होती है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कंसोलिडेशन का था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलेशन पढ़ने वाले हैं, जिस जहाँ से मेनली क्वेश्चन बनते हैं। ये तो पूरा कंसोलिडेशन का हमारे पास जो था बेसिक हमने पढ़ा था, लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि कंसोलिडेशन के अंदर कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल और थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्जा की थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं, जहाँ से मेनली क्वेश्चन बनते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट मिस मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल subscribe the channel and hit the bell icon for more videos. You can also follow us on Instagram. Link is in the description. Thank you friends. Keep learning, keep supporting. Bye bye.